हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीकेएम क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 11 देखेंगे, जिसमें जो है 501 से लेकर जो है 500 जो है 93 क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो है आखिरी जो है सेट होगा जो आरआरबी टेक्नीशियन और एएलपी 2018 में पूछे गए जितने भी सारे साइंस के क्वेश्चन थे, इस वीडियो में पूरे कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे 11 जो है सेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो आपके आगामी एग्जाम होने वाले हैं एलपी के, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट इससे मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें दिया गया है बायोगैस यानी 501 नंबर का क्वेश्चन है, बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है। तो बायोगैस जो है किसका किसका मिश्रण होता है, CH4 यानी कि मीथेन का और CO2 का। तो इसमें मीथेन जो है कितना होता है, 75% होता है और 25% के करीब जो है क्या होता है, CO2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीथेन का परसेंटेज जो है 75% होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग पुष्प के मध्य में स्थित जो है डैश मादा प्रजनन भाग होता है। तो कौन सा मादा प्रजनन भाग होता है, तो अंडक जो है ये जो है मादा यानी कार्पेल्स जो होता है ये मादा प्रजनन भाग का एक हिस्सा होता है। चलिए देखते हैं मादा जो है भाग कौन कौन सा होता है। तो यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं कार्पेल जो होता है यानी कि ये इसमें से कौन कौन आता है, स्टिग्मा, स्टाइल, पोलन ट्यूब और जो ओवरी और ओव्यूल जो ये सब जो है कार्पेल के अंतर्गत आते हैं। यानी कि ये सभी जो कार्पेल जो होता है ये क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है। पीटल यहाँ पे ये दिया गया है और यहाँ पे मेल पार्ट कौन कौन सा होता है, तो स्टेमन बोलते हैं मेन पार्ट को, सॉरी मेल पार्ट को। और यहाँ पे कौन कौन आता है, एंथर और फिलामेंट आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नीचे के दो कॉलम के घटकों का आपस में मिलान करके दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का यहाँ पे चयन करना है। ए में दिया गया है कि तत्व जो निश्चित अनुपात में मिश्रित होते हैं वो किसके साथ इसका मैच होगा। उसके बाद नेक्स्ट दिया है कि परमाणु विखंडित नहीं हो सकते हैं। तीसरा दिया है सल्फेट और ऑक्जेलेट जो है आयन ऋणात्मक होते हैं जबकि मैग्नीशियम और चौथा दिया है किसी तत्व के ग्राम परमाणु द्रव्यमान और जो है किसी यौगिक के ग्राम अणु द्रव्यमान में क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसके साथ मैच करेगा, तो यदि बात करें यहाँ पे कि अमोनियम आयन धनात्मक होते हैं, यानी कि मैग्नीशियम और जो है अमोनियम आयन जो है यहाँ पे क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। यानी सी का जो है किसके साथ मैच हो जाएगा, 4 के साथ यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट दिया है स्थिर अनुपात का नियम। तो ये स्थिर अनुपात का नियम जो है किसके साथ मैच करेगा, तत्व जो निश्चित अनुपात में मिश्रित होते हैं उसको निश्चित अनुपात का नियम बोलते हैं। यानी कि ए नंबर होगा किसके साथ, 3 नंबर के साथ। तो ए जो है 3 नंबर के साथ में होगा। ये कहाँ पे मैच कर रहा है, ऐसा ए 3 पे होना चाहिए, तो यहाँ पे ये तो कट गया सी नंबर। उसके बाद ए 3 में दिख रहा है, उसके बाद जो है सी जो है 4 में दिखेगा, तो सी के साथ में 4 कहाँ पे दिख रहा है, बी में नहीं दिख रहा है, तो बी कट जाएगा, सिर्फ ए और डी बचेगा। नेक्स्ट अब मैच करेंगे तो उसके बाद सी वाला देखेंगे। सल्फेट और ऑक्जेलेट जो है ये तो हो गया। परमाणु विखंडित नहीं हो सकते हैं, तो ये किसके साथ में ये जो है मैच करेगा, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो है क्या बोलता है, परमाणु विखंडित नहीं हो सकते हैं। तो ये जो है 1 नंबर जो है किसके साथ हो जाएगा, बी नंबर के साथ। तो बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कहाँ पे दिख रहा है बी का, ए ऑप्शन नंबर डी पे दिख रहा है। ए तो ऐसे कट जाएगा, बी का जो है 2 दिया गया है, तो इसलिए ए बी सी तीनों कट जाएगा, तो क्या बचेगा डी नंबर। यानी कि ए का 3 होगा, बी का 1 होगा, सी का जो है 4 होगा और डी का 2 के साथ में मिलान होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए 20 सेंटीमीटर की फोकसीकरण के लिए एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर पहले रखी हुई है, तो प्राप्त जो है प्रतिबिंब है उसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो इसके लिए यहाँ पे दिया गया है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई जो h है वो कितना, 1.2 सेंटीमीटर। उसके बाद और क्या दिया गया, दर्पण का जो है 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए, यानी प्रतिबिंब यानी भी जो है कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और यहाँ पे 20 सेंटीमीटर फोकसीकरण यानी कि उसका फोकस जो है कितना है, f बराबर, यानी कि ये अवतल दर्पण है तो उसकी फोकस दूरी किस में होगी, माइनस में होगी, तो 20 सेंटीमीटर माइनस में होगी। और जो है अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है यहाँ पे वस्तु को रखा गया, यानी कि यू भी दिया गया है कितना है, 30 सेंटीमीटर, लेकिन ये दूरी जो है क्या होगा, माइनस में होगा। क्यों होगा, क्योंकि वस्तु हमेशा जो है बाएं साइड में रखी जाती है, तो ये चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो है वस्तु हमेशा माइनस में उसका लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमको जो है ज्ञात करना है इसका जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आवर्धन बराबर हम लोग जानते हैं v बाई यू, क्या होता है, v बाई यू होता है। और ये बराबर किसके होता है, एच डैश बाई एच, यानी कि जिसको हम लोग बोल सकते हैं एच डैश, किसका जो है किससे हम डिनोट किए हैं एच डैश को, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और जो है नीचे क्या है, और ओरिजिनल जो है ये वस्तु की ऊंचाई है। ठीक है, तो ये ऐसे करके निकाल सकते हैं, तो इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं इसका प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया, भी दिया गया कितना, 60 का है, और यहाँ पे यू जो है कितना दिया गया, -30,
तो -30 लिख लेंगे, बराबर हो जाएगा एच डैश यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो ये हमको मालूम नहीं है तो एच डैश लिखेंगे। और यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि जो ओरिजिनल प्रतिबिंब है और सॉरी ओरिजिनल जो वस्तु है उसकी ऊंचाई कितना है 1.2, तो 1.2 यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे 30 से काटेंगे तो 2 बार में, तो यानी ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो -2 इंटू कितना हो जाएगा एच डैश बराबर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 इंटू 1.2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2.4 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊंचाई कितना है यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना हो जाएगा माइनस जो है 2.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोनों वस्तुओं के मध्य का बल जो है हमेशा बराबर और विपरीत होता है, यह विचार न्यूटन के किस गति के नियम यानी किस नियम के अनुसार जो है ये दिया गया था। ठीक है, तो ये किस नियम के अनुसार दिया गया था, तो ये गति का जो है तीसरा नियम था। तो यानी कि उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी गति का तीसरा नियम क्या कहता है कि कोई भी दो वस्तुओं के मध्य जो है बल हमेशा क्या होता है बराबर और विपरीत दिशा में होता है यानी विपरीत होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में प्राथमिक वृद्धि किससे होती है। तो प्राथमिक वृद्धि जो है वो किससे होती है, यहाँ पे दिया गया है लंबवत विभाजक से, पार्श्व विभाजक से, अधिक विभाजक से यानी कि जिसको इंटरकैलरी मेरिस्मेटिज्म बोलते हैं, ठीक मेरिस्मेटम बोलते हैं, यार शीर्ष जो विभाजक यानी कि एपिकल मेरिस्मेटम। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसमें जो है क्या क्या हो जाएगा यानी कि अधिक विभाजक जिसको हम लोग इंटरकैलरी मेरिस्मेटम बोलते हैं, और जो है क्या हो जाएगा शीर्ष विभाजक होता है। ये दोनों जो होता है इसके अंतर्गत आता है, यानी प्राथमिक वृद्धि जो है किसमें होता है इंटरकैलरी मेरिस्मेटम और जो है एपिकल मेरिस्मेटम में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी और डी दोनों, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे मेरिस्मेटम टिश्यूज यहाँ पे दिया गया है कि बेस्ड ऑन पोजीशन, उसके पोजीशन के हिसाब से दिया गया है। जिससे यहाँ पे शीर्ष विभाजक जो है जिसको हम लोग बोलते हैं एपिकल मेरिस्मेटम बोलते हैं, ये क्या करता है हाइट को इंक्रीज कराता है, क्या करता है हाइट को इंक्रीज कराता है। दूसरा में देखेंगे इंटरकैलरी मेरिस्मेटम जिसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीज इंटरनोड जो है लेंथ। ठीक है, इंटरनोड लेंथ यानी बीच वाले जो पोर्शन है यहाँ पे दिया गया एरो में, ये जो है इसको जो है ये क्या करता है इसका विकास या इसका हाइट में जो है इसका लेंथ में जो है वृद्धि करने में मदद करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या अंतर्वेशी जो विभाजक के नाम से भी जानते हैं। और थर्ड यहाँ पे क्या है लेटरल मेरिस्मेटम जिसको हम लोग बोलते हैं, ये जो है जो ग्रीथ है तो ग्रीथ को जो है यहाँ पे क्या करता है इंक्रीज करता है, यानी पार्श्व विभाजक के नाम से इसको जानते हैं। ये वाला पोर्शन को जो है क्या करता है ये विकास करता है इसका या इसका हाइट में वृद्धि करता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। यदि बात करें पौधों में प्राथमिक जो है विकास इंटरकैलरी मेरिस्मेटम और जो एपिकल मेरिस्मेटम द्वारा होता है, यानी कि प्राथमिक यानी कि जो प्राइमरी कौन है इंटरकैलरी मेरिस्मेटम और एपिकल मेरिस्मेटम। ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्मेटम जो है ग्रंथियों या जो है पत्तियों के आधार पर होता है, और उनका जो है मुख्य कार्य क्या होता है पौधों के उस हिस्से को विकास करना और वृद्धि करना होता है। ठीक है, तो जहाँ पे वो ये मौजूद होते हैं, जहाँ पे मौजूद होगा उस चीज का ये विकास करेगा और इसका वृद्धि करेगा। ठीक है, एपिकल मेरिस्मेटम पौधे के शीर्ष पर स्थित क्षेत्र होते हैं और ये पौधे की जो है लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे तो लेटरल मेरिस्मेटम क्या होता है, लेटरल मेरिस्मेटम के कारण तने और जड़ों की जो वृद्धि होती है, और यह तने और जड़ों दोनों में मौजूद यानी दोनों में पाया जाता है। ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्मेटम क्या होता है, यह कुछ पौधों में मौजूद होता है और यह ग्रंथियों के जो है पास से स्थित होता है, यह पत्तियों और ग्रंथियों की वृद्धि में मदद करता है। ठीक है, एपिकल मेरिस्मेटम यह बढ़ते हुए शीर्ष और जो है तनों जड़ों पर जो है ये मौजूद होता है, और ये जो है तनों और जड़ों की लंबाई को बढ़ाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। यहाँ पे दिया गया एक गोलीय दर्पण के परावर्ती जो है पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग ध्रुव के नाम से या पोल के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के नाम से, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित का यहाँ पे सही मिलान करना है कि वाट दिया गया है 1 किलोवाट दिया गया है, 1 किलोवाट घंटा दिया गया है, 1 हॉर्स पावर दिया गया है, तो इसके साथ इसको मैच करवाना है। ठीक है, तो 1 के साथ में क्या हो जाएगा 1 वाट यानी कि जिसको हम लोग बोल सकते हैं ये शक्ति का यूनिट होता है, और शक्ति बराबर ये P बराबर क्या होता है W/T होता है, और W का मतलब होता है वर्क और T मतलब होता है समय। तो वर्क बराबर हम लोग क्या जानते हैं F × S होता है, यानी बल गुना विस्थापन करने से क्या होता है कार्य निकलता है। ठीक है, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय T, तो F यानी कि बल होता है, बल का यूनिट क्या होता है न्यूटन होता है। यहाँ पे S यानी कि जो है क्या होता है ये विस्थापन का यूनिट करता है, और विस्थापन का यूनिट क्या होता है मीटर होता है, और यहाँ पे T का यानी समय का मतलब मात्रक क्या होता है सेकंड होता है। तो न्यूटन मीटर पर सेकंड बोल सकते हैं इसको, या न्यूटन मीटर सेकंड, और उसका पावर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूटन मीटर सेकंड का जो है पावर -1 हो जाएगा। तो ऐसा कहाँ पे दिख रहा है, तो वाट का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पे
तो यानी कि एक का जो है किसके साथ मैच करेगा, ए के साथ में। 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट, तो यहाँ पे 2 का जो है सी के साथ में मिलान हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा जो है किसके बराबर होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जो है जूल के बराबर होता है। इसको आप ज्ञात भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसका यूनिट हो गया यहाँ पे, यानी कि 3 का जो है बी के साथ में मैच कर गया। 1 हॉर्स पावर में कितना होता है, 746 जो है वाट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए का जो है यहाँ पे ए होना चाहिए, यानी 1 का ए होना चाहिए। 1 का ए यहाँ पे इसमें नहीं है तो ये कट जाएगा। यहाँ पे 2 का जो है क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। 2 का सी यहाँ पे कहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है 2 का सी, यहाँ पे दोनों में यानी कि ए और डी में है, सी 2 में। उसके बाद जो है देखेंगे तो 3 का जो है यहाँ पे कितना होना चाहिए, बी होना चाहिए। तो 3 का बी यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, ए डी नंबर में दिख रहा है, लेकिन बी ए में नहीं दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे ए बी और सी तीनों कट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि यहाँ पे बात करें कि 1 किलोवाट घंटा ये 3.6 इंटू जो है 10⁶ जूल होता है, ये उसको ज्ञात भी कर सकते हैं आप। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 किलोवाट घंटा यानी कि 1 kWh, किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, 1000 वाट होता है, और 1 घंटा में इसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3600 सेकंड होता है, ठीक है। 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड। इसको जो है सरल फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि यूनिट कितना हो जाएगा 3.6, और यहाँ पे कितना जीरो है, 3 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो 5 जीरो, और ये पॉइंट एक लगा दिए इसलिए 1 जीरो बढ़ेगा, तो यहाँ पे 6। तो यहाँ पे इतना जो है जूल के बराबर हो जाएगा, यानी कि वाट सेकंड बराबर क्या होता है, वाट सेकंड में, यानी किलोवाट, यहाँ कोई किलोवाट को जो है वाट में चेंज कर दिए, और यहाँ पे आवर को सेकंड में, तो वाट सेकंड जो है किसका होता है, जूल के बराबर होता है। तो यहाँ पे इतना जूल के बराबर हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁶ जूल हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जो है सांस लेने को नियंत्रित करता है, यानी कि व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है रेगुलेट्स ब्रीदिंग। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मज्जा यानी कि मेडुला जो होता है ये क्या करता है, ये सांस लेने को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस जो है का घटक नहीं है, तो इसमें से कौन सा एक बायोगैस का घटक नहीं है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये बायोगैस का जो है घटक नहीं होता है। मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे क्या है, गलत है, उसको छांटना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया वह, यानी कि अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है जिसमें स्वाद जो है क्या होता है, नमकीन होता है। तो इसका कहना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका स्वाद कैसा होता है, यहाँ पे खट्टा होता है, क्या होता है, खट्टा होता है, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन ही गलत हो गया, यानी कि यही वाला इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक ही गलत यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जो है ये क्या होता है, प्रबल एसिड होते हैं। तो ये इसका कहना सही है। सभी खनिज जो है क्या होते हैं, अम्ल प्रबल होते हैं, ये प्रबल अम्ल होते हैं, ये भी सही है। प्रबल अम्ल अन्य पदार्थों जैसे कि जो है धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं। तो ये भी कहना इसका सही है। तो इसमें कौन सा गलत कथन है, अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है जिसमें जो है ये स्वाद में क्या होता है, नमकीन होता है, ये कहना ऐसा क्या है, गलत है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। यानी कि जो अम्ल होता है वो जलीय विलयन में जो है अपने घटक आयनों में पूरी तरह से क्या होता है, विघटित हो जाते हैं, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल के नाम से जानते हैं, ठीक है। प्रबल अम्ल जो है दुर्बल अम्ल से या उसकी तुलना में जो है क्या होता है, अधिक हाइड्रोजन आयन उसमें पाए जाते हैं। प्रबल अम्ल में क्या होते हैं, ज्यादा हाइड्रोजन आयन पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर तेजा के ग्रह पथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य यहाँ पे ज्ञात करना। तो ये क्या होता है, उपग्रह जो है ये ग्रह के चारों ओर घूमता है, यानी वृत्तीय पथ पर घूमता है, और वृत्तीय पथ में जब घूमेगा तो इसका विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा, और विस्थापन शून्य होगा तो इसके द्वारा यानी गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि W बराबर हम लोग क्या जानते हैं, एफ होता है, यानी कि बल गुना विस्थापन होता है, और विस्थापन यहाँ पे शून्य है, मतलब यहाँ पे वर्क भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या यहाँ पे किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे अधिकतम संख्या जो है ये 2n² फॉर्मूला से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एक तत्व ए फॉर्मूला जो है A3O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है, तो तत्व ए की संयोजकता क्या होती है। तो यहाँ पे जैसे दिया गया यहाँ पे A3O4, ठीक है। तो ये जो है कैसे डिनोट किया जाता है, तो यहाँ पे इसका इंटरचेंजेज होता है, जैसे ए और ओ है, तो यहाँ पे ए का जो है कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, और ओ का यहाँ पे 3 होना चाहिए, तो यहाँ पे क्रॉस होता है,
और उसके बाद फार्मूला बनता है, ठीक है। तब जाके यहाँ पे ए का 3 हुआ और यहाँ पे ओ का 4 हुआ, ठीक है अनु। तो यहाँ पे ये जो है किस पे डिपेंड करता है, ये क्रॉस होता है, ठीक है। तो ए का यहाँ पे ए का जो है कितना हो गया, ए का जो है यहाँ पे संयोजकता क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ओ का कितना है 3 है, और ये दोनों में क्या होता है इंटरचेंज होता है। तो यहाँ पे बोला गया ए का, तो ए का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे डैश सबसे नमनीय जो है तन्य धातु है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे सोना हो जाएगा, यानी गोल्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का एक उदाहरण नहीं है, तो स्थितिज ऊर्जा इसमें से कौन किसमें नहीं है, तो एक संकुचित जल स्रोत जो है, इसमें संकुचित जो जल स्रोत होता है इसमें स्थितिज ऊर्जा होता है। बहता हुआ जल इसमें जो है नहीं होता है। एक बांध में संचित किया गया जल इसमें भी होता है, और एक उठाया गया हथौड़ा इसमें भी जो है क्या होता है स्थितिज ऊर्जा होता है। तो यहाँ बहता हुआ जल में क्या होता है गतिज ऊर्जा पाया जाता है, इसमें स्थितिज ऊर्जा नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है कंकल रासायनिक सूत्र के नाम से, यानी समीकरण के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अवतल दर्पण के वक्रता की त्रिज्या जो है 30 सेंटीमीटर है, तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार इसकी जो फोकल लंबाई जो है किस तरह व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये अवतल दर्पण है, ये रूल बताता है क्या है इसका, कि इधर हमारा क्या है वक्रता केंद्र है, यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे पोल है, ठीक है। तो ये बताता है यहाँ पे ये कि इसके राइट साइड में यदि जाएंगे तो प्लस में आएगा, इसके लेफ्ट साइड में यदि जाएंगे तो माइनस में इसको लिया जाता है। यदि ऊपर की ओर जाएंगे तो प्लस में, और नीचे की ओर जाएंगे तो किस में होगा माइनस में लिया जाता है। तो इसमें फोकस दूरी जो है ये लेफ्ट में होगा, ये अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो है लेफ्ट में होगा, और लेफ्ट में जो दूरी होगा वो किस में होगा माइनस में, लेफ्ट में क्या होगा माइनस में, ठीक है, और राइट में प्लस में। तो यहाँ पे इसका जो है वक्रता त्रिज्या जो है कितना दिया गया है 30 दिया गया, उसका आधा होगा, तो वक्रता त्रिज्या भी यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि माइनस और जो है यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि वक्रता त्रिज्या का आधा करेंगे तो फोकस दूरी निकलता है, तो 15, यानी कि लेफ्ट वाला जो दूरी होगा इस दर्पण से लेफ्ट वाला दूरी जो है क्या होगा माइनस में, और ये राइट वाला दूरी प्लस में। ऊपर की ओर जाएंगे तो प्लस में, और नीचे की ओर जाएंगे तो माइनस में होता है, ठीक है। तो ये इसका जो आधा हो गया 30 का आधा, तो 15, और इस किस में आएगा माइनस में, यानी -15 सेंटीमीटर जो है क्या हो जाएगा इसका फोकस लंबाई होगा किसका अवतल दर्पण का, यदि उसका वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यहाँ पे त्रुटिपूर्ण है, तो त्रुटिपूर्ण इसमें से कौन सा इसको बताना है। ब्लीचिंग पाउडर एक जो है फीका पीला पाउडर है, तो ये सही है। सूखा NH3 गैस जो है लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है, तो यहाँ पे क्या होगा इसका कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि शुष्क जो अमोनिया गैस होता है का लिटमस पर जो है कोई इफेक्ट नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं होता है, लेकिन पानी में अमोनिया का घोल जो है लिटमस को जो है लाल लिटमस को क्या कर देगा नीला में परिवर्तित कर देता है, क्योंकि ये क्षारीय अवस्था में या क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा ये जल के साथ में, ठीक है। तो NH3OH ये जो होता है आयनीकृत हो जाएगा, और ये जो क्या करेगा लाल को नीला में बदल देगा, लेकिन यहाँ पे जो है सूखा है, यानी कि इसमें कोई इफेक्ट इसका नहीं पड़ेगा लिटमस पर, तो ये इसका कहना गलत हो जाएगा, यानी यही इसका त्रुटिपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 यानी कि 2 इसका गलत है। नेक्स्ट और देखते हैं पॉइंट की और कोई गलत है तो वर्षा जल का pH मान 7 के करीब होता है, तो ये भी कहना इसका सही होता है, सही है। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा का pH मान जो है कितना होता है 5.6 के करीब होता है, तो ये भी इसका कहना सही है, ठीक है। तो इसमें कौन सा गलत हो गया, सिर्फ एक ही गलत है, वो है कौन सा पॉइंट नंबर 2, तो पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जब डैश की अधिक मात्रा का सेवन किया जाता है तो यह चयापचय प्रक्रिया को धीमी कर देता है और केंद्रीय जो है तंत्रिका तंत्र की अवनति करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एथेनॉल, इसका एथेनॉल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही आवर्त में मौजूद आधुनिक आवधिक तालिका तत्वों में निम्न में से क्या समान होगा, यानी कि एक मॉडर्न यानी जो मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल में सेम पीरियड में रहने वाले जो भी तत्व होते हैं एलिमेंट होते हैं उसमें क्या होगा सेलों की संख्या यानी नंबर ऑफ सेल्स जो क्या होंगे वहाँ पे इक्वल होंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का जो है संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हम लोग गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है हाफ mv² होता है, ठीक है। तो संवेग का भी यहाँ पे फॉर्मूला देख लेते हैं, तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है
P इक्वल टू mv होता है, ठीक है। तो इसमें क्या चेंजेज हो सकता है, मास में तो कोई चेंजेज नहीं होगा क्योंकि मास हमेशा फिक्स रहेगा, तो इसमें वेलोसिटी ही चेंजेज होगा। किसमें चेंजेज आएगा, किसमें बदलाव आएगा, वेलोसिटी में, ठीक है। तो वेलोसिटी को हम लोग यहाँ पे 3 गुना कर दिया जा रहा है, मतलब यहाँ पे मास तो चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे यानी कि संवेग 3 गुना का मतलब होने का मतलब हुआ कि यहाँ पे वेलोसिटी जो है 3 गुना हो गया है। तो यहाँ पे इसमें वेलोसिटी को 3 गुना कर देंगे तो ये स्क्वायर टाइम्स में है, तो यहाँ पे स्क्वायर गुना मतलब यहाँ पे भी यदि 3 था, पहले 1 था, तो एक स्क्वायर 1 स्क्वायर होगा, यानी कि 1 गुना होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी जो है यही रहेगा। लेकिन 3 गुना कर देंगे यानी वेलोसिटी की जगह पे 3 लगा देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये इसका 3 गुना 3v स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3v स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 9v स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 9 गुना बढ़ जाएगा इसका। तो यानी कि इसका गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, 9 गुना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मूल मान का 9 गुना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियम के अनुसार जो है निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे कथन जो है सत्य है, उसको आपको बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन में दिया गया तार के यहाँ पे किसी तार में जो है प्रभावित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा जो है तार की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसका कहना गलत हो जाएगा। यानी कि यानी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा जो है क्या होती है, उसके तार की लंबाई के समानुपाती होती है, ठीक है। तो ये कहना ऐसा गलत है, तो सत्य कथन को हमको छांटना है। नेक्स्ट यहाँ पे कथन दिया गया है, किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा जो है तार के प्रतिरोध के समानुपाती होती है, तो इसका कहना गलत हो जाएगा क्योंकि हम लोग जानते हैं V बराबर IR होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कर देंगे तो, और फिर इसको लिखेंगे V बराबर क्या हो जाएगा, V/I बराबर क्या हो जाएगा R, यानी कि प्रतिरोध का ये क्या होता है, यानी इसका जो विद्युत धारा हो गया प्रतिरोध का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसका भी कहना क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया कि किसी तार में प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा जो है तार के सिरों के मध्य विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसका कहना भी गलत हो जाएगा, यानी V प्रोपोर्शनल होता है के, यानी कि जो विभवांतर होता है वो जो है विद्युत धारा के समानुपाती होता है, लेकिन यहाँ व्युत्क्रमानुपाती बोला गया, तो ये भी कहना गलत हो जाएगा। तो किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा जो है तार के सिरों के मध्य के विभवांतर के समानुपाती है, तो होती है, तो ये इसका कहना क्या है, सही है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलोजनों में उच्चतम इलेक्ट्रॉन जो बंधुता वाला तत्व कौन सा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्लोरीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया इलेक्ट्रॉन बंधुता को मुक्त ऊर्जा की जो है मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है जब एक उदासीन जो है परमाणु या अणु जो है एक ऋणात्मक जो है आयन में बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। किसी आवर्त में जो है बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि जैसे जैसे परमाणु का आकार घटता है नाभिकीय जो है आवेश बढ़ता है और इलेक्ट्रॉनों की जो है प्रति आकर्षण भी क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ बात करें तो समूह में नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है कम होती है, क्योंकि जो परमाणुओं का आकार यहाँ पे क्या होता है, बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉनों की जो है प्रति आकर्षण कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंडजनन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जब कई प्रतिरोध जो है डैश में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें जो है सबसे न्यूनतम, यानी कि उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में, यानी पैरेलल जब सीरीज में जब इसको जोड़ा जाता है तो इसमें जो है कम प्रतिरोध आता है, और जब सीरीज में जोड़ा जाए तो इसको जो है क्या होता है, ज़्यादा आता है, ठीक है। तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 इस टाइप से जो है सीरीज में जाता है, और यहाँ पे 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस इस टाइप से जितने सारे जो है यहाँ पे प्रतिरोध होंगे उसका जो है यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध निकाला जाता है समांतर क्रम में, ठीक है। तो सबसे कम जो है इसमें किसमें आता है, न्यूनतम प्रतिरोध समांतर क्रम में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक तत्व के नाभिक में 15 जो यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन है और 22 जो है न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या यहाँ पे ज्ञात करना है। तो द्रव्यमान संख्या जिसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, P प्लस N, यानी प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को ऐड कर देने से क्या होता है, ये परमाणु द्रव्यमान संख्या निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटॉन कितना है, 15 है, और यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना है, 22 है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 37 होगा, यानी कि परमाणु द्रव्यमान संख्या यहाँ पे कितना है, 37 है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जब लोहे को नम हवा में रखा जाता है तो हाइड्रेटेड आयरन 3 जो है ये ऑक्साइड यानी Fe2O3 को जो है एक लाल भूरे रंग की परत जो है उसकी सतह पर जमा हो जाती है, तो इस लाल भूरे रंग की परत को क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जंग यानी कि रस्ट के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, यदि दिए गए जो है यहाँ पे वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंग दैर्घ्य पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका ऑप्शन दिया गया है तरंग दैर्घ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये इसका कहना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे तरंगदैर्घ्य में जो है क्रमिक रूप से वृद्धि और कमी होती रहती है, तो ये भी कहना गलत हो जाएगा इसका। नेक्स्ट ये है इसकी तरंगदैर्घ्य में कमी आएगी, तो इसका कहना इसका क्या है, सही है। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी किसी जो है वेग में, है ना, किसी वेग पर जो है किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाएगी तो उसका तरंगदैर्घ्य पे क्या होगा, तरंगदैर्घ्य कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य कम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं वेवलेंथ यानी कि वेवलेंथ बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इससे आप ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जितना हम नीचे पे बढ़ाएंगे उतना वेवलेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में है यानी कि हर में है, तो हर में कोई भी चीज़ों का जो है यहाँ पे करते हैं वैल्यू घटाते हैं, ये बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे वेवलेंथ क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, तो ये जो ना एक दूसरे का अपोजिट में चलता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ दिया गया डैश रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% जो है प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम और अन्य जो है पदार्थ होते हैं। तो इसमें से क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, प्लाज्मा। प्लाज्मा में जो है क्या होता है 92% जल और बाकी जो है 8% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम्स, बाकी जो है अन्य भी इसमें पदार्थ मिले हुए होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ब्राउनियन गति की खोज जो है किसने की थी, तो ब्राउनियन गति की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का वजन जो है पृथ्वी की सतह पर W है, जिस ग्रह का द्रव्यमान जो है पृथ्वी के 15 गुना और त्रिज्या जो है पृथ्वी के 4 गुना है, उस पर जो है उसका वजन कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं W बराबर क्या होता है, G इंटू कैपिटल M, यानी कि जो है ये पृथ्वी का द्रव्यमान इंटू M स्मॉल m, यानी कि ये जो है उस ग्रह का द्रव्यमान और डिवाइडेड बाय r स्क्वायर होता है। अब नेक्स्ट वाला में दूसरे केस में देखेंगे तो यहाँ पे G का G ही रहेगा, M यहाँ पे क्या होगा, यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान का 15 गुना हो जाएगा, यानी 15m हो जाएगा, इंटू यहाँ पे ये जो है ग्रह का द्रव्यमान M ही रहेगा। r स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, पृथ्वी के त्रिज्या का 4 गुना यानी कि 4r का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ पे क्या होगा 15 इंटू G इंटू M कैपिटल M इंटू स्मॉल m और डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 16r स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाला पोर्शन पूरा जो हम देखेंगे तो ये जो है W के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं 15/16 W। ठीक है, और यानी कि पहला वाला जो यहाँ पे क्या है वजन था, उसके वजन यहाँ पे सेकंड वाला केस में जो है वजन कितना है 15/16 W है, कितना गुना है 15/16 W, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे केस पे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंडरा जो है किससे या टेंडन जो होता है वो किससे बनाया जाता है, तो ये जो है अस्थिर संयोजित उत्तक फाइबर, तो ये इसका कहना गलत हो जाएगा। केवल कोलेजन जो है फाइबर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कंडरा जो होता है वो केवल कोलेजन फाइबर से बनाया जाता है। ठीक है, स्थिर संयोजित फाइबर ये भी नहीं होगा, यहाँ पे ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे यदि बात करें यहाँ पे तो ये जो कंडरा होता है ये पेशियों को हड्डी से जोड़ता है। यहाँ पे ये जो कंडरा होता है ये क्या करता है, पेशी को हड्डी से जोड़ता है, और कंडरा स्नायु यानी जिसको हम लोग लिगामेंट बोलते हैं वो क्या करता है, ये भी कोलेजन से ही बना होता है लिगामेंट भी, और ये जो है क्या करता है, ये संयोजित उत्तक होता है और ये हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाला लिगामेंट काम करेगा और टेंडन क्या करता है, पेशी को हड्डी से जोड़ता है। ठीक है, ये आपको याद रखना एक्स्ट्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे के विकल्पों में तत्वों के किसी खास जो है लक्षण और उनके आवर्त में बाएं से दाएं और जो है समूह में ऊपर से नीचे दिखने वाले विभिन्नता को निम्न रूप से यहाँ पे दर्शाया गया है। जैसे यहाँ पे दिया है तत्व का लक्षण, फिर जो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, ये सभी जो है विकल्प के हिसाब से आपको सही विकल्प का चयन करना है इसके हिसाब से। तो विद्युत धनात्मकता यहाँ पे घटता है कब, जब यहाँ पे आवर्त सारणी में हम लोग क्या करते हैं बाएं से दाएं जाते हैं, और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, ये वृद्धि होता है। क्या होता है, वृद्धि होता है। तो ये कहना इसका सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एक ही इसमें सही उत्तर है, वो सही उत्तर मिल गया, तो फिर आगे देखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही या गलत है, इसको आपको छांटना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया ऑप्शन में कि H2SO4 जो है का प्रयोग पेट्रोलियम परिशोधन यानी परिष्करण में जो है सल्फर और अन्य जो है यौगिकों को हटाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी में, यहाँ पे बी में दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है कि मूल प्रकृति हाइड्रोजन के आयनों की उपस्थिति के कारण होती है। इसमें से कौन सा यहाँ पे दोनों कथन के बारे में आपको यहाँ पे बताना है कि दोनों कथन गलत है, ये कहना है इसका सही है कि नहीं है, ये आपको बताना है इसमें से कौन सा
करेक्ट है। तो इसमें जो है क्या दिखेगा, तो यहाँ पे H2SO4 का प्रयोग जो होता है पेट्रोलियम के परिष्करण में सल्फर और अन्य यौगिकों को हटाने के लिए किया जाता है। तो ये कहना इसका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल कथन ए सही है, यानी बी वाला यहाँ पे सही नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है कि मूल प्रकृति जो हाइड्रोजन के आयनों की उपस्थिति के कारण होती है, तो ये इसका कहना क्या हो जाएगा, गलत। तो इसका कहना यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, आवेश की एसआई यूनिट जो है यहाँ पे क्या होती है, तो आवेश का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को क्या कहा जाता है, तो संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको हम लोग एल्केन के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, महिलाओं में यौवन शुरुआत किससे होती है, तो ये जो है किससे होती है, रोजोदर्शन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ पे देखें तो रोजोदर्शन जो है यानी कि मिनार्क जो होता है क्या होता है, महिलाओं के में यौवन की शुरुआत को चिन्हित करता है। महिलाओं में रजोदर्शन पहला मासिक धर्म होता है। रजोनिवृत्ति क्या होता है, यह एक समय है जिस पर एक महिला की जो प्रजनन क्षमता खत्म हो गई है। किशोर अवस्था क्या होती है, जिनकी आयु जो है 13 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में होती है, उसको हम लोग किशोर अवस्था के रूप में जानते हैं। ये नेक्स्ट है यहाँ पे, महावारी यानी कि जो है यह गर्भाशय की अंदरूनी परत से योनि के माध्यम से रक्त और श्लेष्मा उत्तक आवधिक जो निर्वहन होता है, ये कहलाता है महावारी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति अधिकतम जो है निम्न में से किस माध्यम में होती है, तो ये जो है किस में होती है, निर्वात में होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्न में से किसकी कमी से जो है रिकेट्स नामक बीमारी होती है, तो ये जो है किससे होता है, विटामिन डी की कमी से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विटामिन यदि बात करें विटामिन बी से तो ये बेरी बेरी बीमारी होता है, विटामिन सी से यहाँ पे क्या होता है, स्कर्वी होता है, विटामिन ए से जो है रतौंधी नामक बीमारी होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से जो है कौन सी, निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन सा जो कथन यहाँ पे क्या है गलत दिया गया, इसको देखना है। ठीक है, तो H2S हवा में जलता है और H2O जो है और SO2 जो है देता है, ये कहना सही है गलत है। या उष्मा की उपस्थिति में जो है फेरस सल्फेट या फेरस सल्फेट का गठन जो है Fe2O3 और जो है SO2 और SO3 देता है, इसमें से जो आपको बताना है कौन सा इसमें से सही है। ठीक है, तो इसमें जो है दोनों सही है, क्योंकि H2S जो है यहाँ पे हवा में जलता है और क्या बनाता है, जल और जो है SO2 बनाता है, यानी कि H2O और जो है SO2 बनाता है। और उष्मा की उपस्थिति में जो है फेरस सल्फेट का उद्घाटन होकर क्या बनता है, Fe2O3 SO2 और जो SO3 देता है। तो ये दोनों कथन इसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन जो है क्या होता है, नीली लो के साथ जलकर SO2 और H2O बनाते हैं और गर्म करने पर फेरस सल्फेट जो है क्रिस्टल Fe2SO4 यानी कि इंटू 7H2O जो है ये जो है क्या होता है, जल खो देता है और उनका रंग जो है परिवर्तित हो जाता है। फिर यह फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और जो है सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में विघटित हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ नीचे के दो कॉलम के घटकों का आपस में मिलान करके जो है यहाँ पे करके दिए गए जो विकल्पों को सही से मिलान यानी सही विकल्प यहाँ पे चयन करना है आपको। ठीक है, तो कैल्शियम और ऑक्सीजन जो है किसके साथ मिलान करेगा, तो ये अनबुझे चूने यानी क्विक लैम में उपस्थित होता है, यानी कि ए का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बी का कितना हो जाएगा, तो बी का यहाँ पे दिया गया है CA3P2 यानी कि ये किसका फॉर्मूला होता है, कैल्शियम फॉस्फाइड का फॉर्मूला होता है, यानी कि बी का यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे, इसको सी नंबर छोड़ते हैं अभी बाद में। उसके बाद जो है डी का देखेंगे, तो एक परमाणु या अणु के जो है 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान में परमाणु या अणुओं की निश्चित संख्या 6.022 × 10⁻23 होती है। मतलब ये क्या है, एवोगाड्रो संख्या है ये, यानी कि इन संख्या को एवोगाड्रो नियतांक कहा जाता है। तो ये इसका कहना यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि डी का 3 के साथ में मिलान होगा, तो डी का 3 के साथ में मिलान होगा। तो बाकी जो बच गया सी वो किसके साथ हो जाएगा, 4 के साथ में। किसके साथ, 4 के साथ में। ऐसा कहाँ पे दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन में, ए का 2, तो यहाँ पे ए का 2 नहीं दिख रहा है। बी का 1, बी का यहाँ पे 1 इसमें नहीं दिख रहा है। उसके बाद जो है यहाँ पे डी का 3, तो डी का 3 जो है इसमें दिख रहा है, इसमें ऊपर वाला में नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अनुदैर्ध्य जो है तरंग में लगातार 2 संपीड़न और 2 लगातार जो है विरलन प्रक्रिया के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, तरंग दैर्ध्य के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि एक जो है यहाँ पे क्या होता है, एक अनुदैर्ध्य तरंग में 2 लगातार संकुचन और 2 लगातार विरलीकरण जो है के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कंप्रेशन, यहाँ पे 2 कंप्रेशन हो रहा है और यहाँ पे 2 यहाँ पे रेयरफिकेशन हो रहा है। ठीक है, रेयरफिकेशन हो रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों आप देख सकते हैं कि ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ के नाम से जानते हैं। मतलब इस पोर्शन से लेकर जो इस पोर्शन के बीच की दूरी को हम लोग वेवलेंथ के नाम से जानते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे ये ऊपर वाला पोर्शन, दो ऊपर वाला कंप्रेशन के बीच की दूरी को भी हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया नग्न बीजी जो है होते हैं, तो नग्न बीजी जो है कौन सा, इसमें से कौन सा होगा, तो पाइनस जो है ये नग्न बीजी होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित उल्लेखनीय जो है गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को जो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित किया जाता है, किया गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक पटाखा विस्फोट, ये जो है नहीं होगा। एक टॉर्च को ऑन करना, ये भी नहीं होगा। एक पेंडुलम का झूलना, ये जो है क्या होता है, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा को जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे निम्न में से कौन जो है अधिक काम कर सकता है, तो यहाँ पे बंदूक की एक जो है चलती हुई गोली, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा कि ये जो है सबसे ज्यादा काम कर सकता है, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, यानी कि इसका विस्थापन होगा सबसे ज्यादा होगा। गतिशील पत्थर इसका नहीं होगा, उतना स्पीड है नहीं। एक उठाया हुआ थोड़ा, एक घूमता हुआ पहिया, तो ये तीनों नहीं होगा। यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 10 यानी कि 10 ओम जो प्रतिरोधक पर जब जो है 140 वोल्ट का विभवांतर जो है अनुप्रयोग होता है, तो इससे होकर जो है प्रभावित होने वाली धारा यहाँ पे गणना करना है। तो हम लोग जानते हैं V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो यहाँ पे V का वैल्यू कितना दिया गया है, 140 वोल्ट दिया गया, और यहाँ पे I हमको ज्ञात करना है, तो I इंटू आर के जगह पे 10 ओम लिख देंगे। इसको काटेंगे 0 से 0, तो I बराबर कितना हो जाएगा, 14, और यहाँ पे क्या होगा, एम्पियर। तो 14 एम्पियर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि कौन सा यहाँ पे निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही या गलत है। तो सोडियम का जो है लैटिन नाम क्या होता है, नेट्रियम होता है। तो इसका कहना क्या हो गया, सही है, इसीलिए नेट्रियम से यानी Na से लिया गया है, सोडियम का यहाँ पे चिन्ह लिया गया है। ठीक है, यानी इसका जो है सिंबल यानी कि लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया चांदी का लैटिन नाम जो है अर्जेंटम होता है। तो ये भी इसका कहना सही है, इसलिए Ag इसका जो है शॉर्ट फॉर्म यानी शॉर्ट जो है में लिखा जाता है Ag के रूप में। तो ये दोनों सही है, यानी कि केवल यहाँ सॉरी दोनों यहाँ पे कथन ए और बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन जो है यहाँ पे गलत है, उसको आपको छांटना है। चंद्रमा पर G का मान जो है पृथ्वी पर G के मान के बराबर होता है। दूसरा में दिया गया है एक जो है दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखी हुई दो वस्तुएं जिनके द्रव्यमान 2 किलोग्राम और 2 किलोग्राम दोनों का वस्तु का द्रव्यमान जो है क्या है, समान है, के बीच लागू होने वाली गुरुत्वाकर्षण बल जो है कितना 26.68 है, और इंटू जो है कितना 10⁻11 न्यूटन है। और ये जो है आपको बताना है, इसमें सी में दिया गया है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है प्रयोगशाला में ही मान्य होते हैं या मान्य है। बल जो है दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये चार यहाँ पे जो आपको कथन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। ठीक है, ये कौन सा यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो कौन सा गलत यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे ये जो सी ऑप्शन में बोला जा रहा है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है प्रयोगशाला में मान्य होता है, ये कहना इससे गलत हो जाएगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल यहाँ पे सी जो है इसका गलत आंसर है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे कथन सत्य है, बताना आपको। टीडो तथा कुछ अन्य जो है कीटों के नरों में सिर्फ जो है 4 लिंग गुणसूत्र जो है सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो सेकंड में दिया गया यहाँ पे किसी नर में 1 एक्स गुणसूत्र और जो है 2 वाई गुणसूत्र होते हैं। मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 42 यानी 21 जोड़ी जो है अलिंगी गुणसूत्र होते हैं। और उसके बाद चौथा ऑप्शन में दिया गया है द्विगुणित जीव जो है जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं, कि द्विगुणित जो है कोशिकाओं में गुणसूत्रों का जो एक विशेष जो है जोड़ा होता है जो है लिंग का निर्धारण करता है, और इन्हें हम लिंग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी द्विगुणित जीव जिनमें जो है लिंग अलग अलग होता है, कि द्विगुणित जो है कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ा पाया जाता है जो लिंग का निर्धारण करता है, और उन्हें हम क्या कहते हैं लिंग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक नाविक जो है आगे की दिशा में कूदता है तो नाव जो है पीछे की तरफ जो हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के गति का या न्यूटन के कौन से नियम का जो है ये दर्शाता है, तो ये तीसरा नियम को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आधुनिक आवर्ती जो है तालिका में कितने समूह और आवर्त मौजूद है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 18 समूह है और 7 आवर्त है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी धातु जो है मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो ये जो है क्या हो जाएगा,
सोना जो है ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अम्लों के गुणों के संदर्भ में जो है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा यहाँ पे गलत कथन है, उसको आपको चूज करना है। ठीक है, इसको छांटना है। तो अम्लों का स्वाद जो है कड़वा होता है, ये कहना ऐसे गलत है, तो इसमें से गलत कथन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड में दिया गया अम्लों का विलयन जो है विद्युत का सुचालक होता है, तो ये सही है। अम्ल नीले को लाल कर देता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, लाल में कन्वर्ट कर देता है लाल रंग में, तो ये भी इसका कहना सही हो जाएगा। अधिकांश अम्ल जो है धातुओं से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, तो ये भी कहना इसका सही है। बाकी यहाँ पे एक ही गलत है। तो अम्लों का स्वाद क्या होता है, कड़वा, तो ये कड़वा नहीं होता, क्या होता है, खट्टा होता है। क्या होता है, खट्टा होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्न में से यहाँ पे ये 555 नंबर का क्वेश्चन जो है 549 क्वेश्चन के सिमिलर है, इसलिए इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। अब जो है 549 वाले क्वेश्चन को देख सकते हैं, उसके हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ZnCl2 की आणविक द्रव्यमान इकाई जो है क्या है। तो पहले जानना पड़ेगा कि Zn का जो है यहाँ पे आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो Zn का कितना होता है, ये 65.38 के करीब होता है। और यहाँ पे क्लोरीन का देखेंगे तो क्लोरीन का कितना होता है 35.45, या इसको हम 35.5 के नियरेस्ट में ले सकते हैं। ठीक है, तब इसको दोनों यहाँ पे करेंगे। Zn यहाँ पे कितना है 1 है, तो 1 × 65.38, या इसको नियरेस्ट में मानेंगे तो 65 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 × क्योंकि Cl यहाँ पे 2 है, तो 2 × जो है 35 पॉइंट यहाँ पे 5 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 65 आएगा, प्लस यहाँ पे कितना आएगा 71 आएगा। दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 136 होगा। तो 136 के नियर में कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ZnCl2 का जो है आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा 137 जो है यूनिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, मानव हृदय के ऊपरी 2 कक्षों को क्या कहा जाता है। तो ऊपरी 2 कक्षों जो होता है उसको क्या बोला जाता है, अलिंद के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या जानते हैं उसको, अलिंद, यानी कि एट्रिया के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो में कि ये 2 क्या है, एट्रियम है, यानी कि 2 अलिंद है, और ये नीचे 2 क्या है, वेंट्रिकल है, यानी कि नीला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे तापमान थर्मोमीटर से संबंधित है। तो उसी प्रकार से जो है यहाँ पे कैलोरीमीटर किससे, यानी कैलोरीमीटर को क्या बोलते हैं, वर्णमापक के नाम से जानते हैं। तो कैलोरीमीटर किससे संबंधित है, तो ये किससे होगा, कलर से संबंधित होगा, यानी कि रंग से संबंधित होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जीवाश्म ईंधन में कार्बन और डैश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो कार्बन और क्या पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाइड्रोजन, यानी कि जीवाश्म ईंधन में कार्बन और हाइड्रोजन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मैग्नीशियम जो है नाइट्राइड का सूत्र जो है यहाँ पे क्या होता है, तो मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होता है, Mg3N2 होता है। तो ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, ये सा ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी पे दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया है तत्व W, X, Y और Z की परमाणु संख्या क्रमशः यहाँ पे दिया गया है कि W का 4 है, X का 11 है, और Y का जो 13 है, और Z का कितना है 15 है। तो ठीक है, तो ये जो है कौन से जो है तत्व, इसमें से बताना है कौन सा तत्व जो है S ब्लॉक के तत्व है। ठीक है, तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, W, जिससे कि इसका जो है 4 है, तो 4 हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे कौन X का भी देखेंगे तो ये 11, ये 4 और 11 जो है ये क्या कौन सा तत्व, कौन सा जो है ग्रुप में आता है, कौन सा ब्लॉक में आता है, ये जो है S ब्लॉक में आता है। किस में आता है, S ब्लॉक में आता है। ठीक है, बाकी ये सभी जो है नहीं आते हैं 13 और 15। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 और 11, यानी कि W और X जो है क्या है, S ब्लॉक के तत्व हैं। तो W और X इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको जो है यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में भी देख सकते हैं। पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे 4, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा बेरियम, ये जो है, और जो है 11 यानी कि सोडियम, ये दोनों जो है क्या है S ब्लॉक के तत्व हैं। यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या था S ब्लॉक का, यहाँ से यहाँ तक D ब्लॉक का, इस टाइप से आप यहाँ पे देख सकते हैं। और तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, 4 और 11, यानी कि W और X जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अंडक का एक हिस्सा जो है, यानी डैश अंडक का एक हिस्सा है जो पराग के लिए जो है ग्रहणशील संरचना के रूप में जो है कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्तिकाग्र, यानी कि स्टिग्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे पार्ट्स ऑफ फ्लावर कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे जनरली पूछे जाते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, यानी कि रिप्रोडक्शन जो है
पार्ट कौन कौन सा होता है, तो स्टिग्मा यहाँ पे यानी कि इसको कार्पेल के नाम से जानते हैं। इसमें कौन कौन पार्ट रहते हैं, तो स्टिग्मा, स्टाइल जो है, पोलन ट्यूब और जो है ओवरी और ओव्यूल, ये सभी जो है फीमेल पार्ट के अंतर्गत आते हैं। और जो है मेल पार्ट के अंतर्गत जो है स्टेमन, और इसमें कौन कौन आता है, एंथर और फिलामेंट आते हैं। ठीक है, तो ये सब भी आपको याद रखना है इसके डायग्राम को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। यहाँ पे दिया गया, नीचे दिए गए विकल्पों में जो है गलत आणविक सूत्र यानी कि IUPAC नाम और जो सामान्य नाम, तो यहाँ पे आणविक सूत्र का जो है क्या होता है, फॉर्मूला CnH2n+1, और यहाँ पे प्रक्रियात्मक समूह यानी कि जो भी होगा, जैसे कि यहाँ पे जो है OH भी हो सकता है ना, तो इस टाइप से, यानी कि अल्कोहल के लिए OH लगता है तो यहाँ पे OH भी हो सकता है, तो जो भी होगा प्रक्रियात्मक समूह उसको यहाँ पे लिखना है। तो Cn यानी कार्बन जो है, N यदि कार्बन यहाँ पे मान लेते हैं 2 है, तो यहाँ पे C2, और H जो है कितना हो जाएगा, 2 का जो है 2 गुना, क्योंकि 2N है तो यहाँ पे 4 और प्लस 1 5, तो C2H5, उसके बाद OH दिया गया, तो OH क्या है, प्रक्रियात्मक समूह है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला सही है। इसमें भी देखेंगे तो 2 का डबल 4 और प्लस 1 5 नहीं हो रहा है, तो ये वाला गलत है, तो यहाँ पे इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही गलत है। और इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पे C1 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब, और H यहाँ पे कितना होना चाहिए, तो 1 का डबल प्लस 1, तो यानी कि 2 और प्लस 1 तो 3 हो जाएगा, ये सही है फॉर्मूला। उसका भी देखेंगे तो 4 2 8 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो 9 हो जाएगा हाइड्रोजन, है ना। कार्बन यदि 4 तो इसका जो है 4 4 2 8 प्लस 1 9, यानी कि हाइड्रोजन 9, तो यहाँ पे दिख रहा है, तो ये सभी सही है, बट यहाँ पे क्या है, C2H7OH, ये फॉर्मूला ही गलत है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जिन तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है p उपकोष में जो है प्रवेश कर जाते हैं, उन्हें जो है डैश के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है उसको, यानी कि p ब्लॉक के नाम से इसको जानते हैं। p उपकोष में जो है उसमें जो प्रवेश कर जाते हैं, तो उसको हम लोग जो है p ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मानव कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्र के जो कितने युग्म उपस्थित होते हैं, तो कितना हो जाएगा, कितने युग्म है, तो 1, और यदि बोला जाए कितना, तो 2, नंबर में बोला जाए तो 2, और जोड़ा में बोला जाए तो 1 जोड़ा जो है क्या होता है, ये जो है लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, प्राकृतिक गैस का निर्माण जो है मृदा के नीचे जल में जैविक पदार्थों के अवघटन द्वारा होता है। अवघटन का यह कार्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, ये अवायवीय जो है बैक्टीरिया द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनारोबिक जो है बैक्टीरिया के द्वारा जो है ये कार्य या अवघटन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जीव का शरीर जो है कोशिकाओं की 2 परतों से बना होता है, तो 2 परतों से किसमें बना होता है, हाइड्रा में। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रा, यानी इसको हिंदी में और क्या नाम से जानते हैं, इसको जल व्याल के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई स्रोत 0.3 सेकंड में 30 तरंग और जो है 30 तरंग शीर्ष जो उत्पन्न करता है, तो इससे उत्पन्न तरंग की आवृत्ति यहाँ पे ज्ञात करना। तो पहले यहाँ पे देखेंगे हम लोग तरंग गर्त और तरंग शीर्ष के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इस टाइप का यहाँ पे क्या बनता है, तरंग बनता है, तो यहाँ पे लेकर, यानी कि इस पॉइंट से लेकर जो है ऊपर की ओर ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, शीर्ष कहलाएगा, यानी कि इसको तरंग शीर्ष के नाम से जानते हैं, तरंग शीर्ष के नाम से जानते हैं। और ये नीचे वाला जो पोर्शन है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, उसको हम लोग बोलते हैं गर्त के नाम से, यानी कि तरंग गर्त के नाम से जानते हैं। तो पूरा सर्कल जो है यहाँ पे कैसे पूरा होगा, तो पूरा सर्कल यहाँ से लेकर जो है, यानी कि पूरा साइकिल जो है यहाँ से यहाँ तक, पूरा यहाँ एक जो है मतलब गर्त और एक जो है शीर्ष मिलकर क्या बनाता है, एक दोलन कंप्लीट करता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, एक जो यहाँ पे शीर्ष और एक जो यहाँ पे गर्त मिलाकर क्या बना, एक दोलन बना। तो हम लोग आवृत्ति बराबर जानते हैं, आवृत्ति बराबर क्या होता है, इकाई समय में क्या होता है, इकाई समय में जो है या इकाई सेकंड में जो है यहाँ पे कितने सारे दोलन हुए, यानी कि दोलनों की संख्या, इकाई समय में दोलनों की कुल संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग, आवृत्ति के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हमको समय यहाँ पे दिया गया है, टी बराबर कितना है, 0.3 सेकंड का दिया गया है। और यहाँ पे दोलन कितना हो जाएगा, दोलनों की संख्या जो है यहाँ पे, दोलनों की संख्या यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 तरंग गर्त है और 30 तरंग शीर्ष है, मतलब एक शीर्ष और एक गर्त मिलाकर जो है एक दोलन बनता है। तो यहाँ पे 30 तरंग गर्त है और 30 तरंग शीर्ष है, मतलब यहाँ पे कितना जो है यहाँ पे दोलन बन जाएगा, 30 दोलन बन जाएगा। ठीक है, तो 30 दोलन बना, यानी दोलनों की कुल संख्या, यानी प्रत्येक इकाई समय में, तो इकाई समय में यानी कि सेकंड से डिवाइड कर देंगे उसको, तो इकाई समय में निकल जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में एक 0 लग जाएगा, 3 से काटेंगे तो 100 बार में, तो यहाँ पे 100 से इसको, यानी 100 जो है क्या होगा, 100 दोलन जो है 100 दोलन पर सेकंड होगा इसका
आवृत्ति, यानी कि इसको हर्ट्ज में डिफाइन करते हैं, यानी कि इसको डिनोट करते हैं किसमें, हर्ट्ज में, यानी कि 100 हर्ट्ज का इसका जो है क्या है, आवृत्ति है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, एक उत्तल लेंस की फोकल लंबाई जो है यहाँ पे कितना दिया गया, 30 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसके पावर का यहाँ पे गणना करना है। ठीक है, तो पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर 1/f होता है। क्या होता है, पावर बराबर 1/f होता है। लेकिन इसमें आपको याद रखना है कि किस तरह का लेंस रहेगा, फोकस दूरी भी उसी हिसाब से बदलेगा, यानी उसका सिंबल जो है प्लस या माइनस होगा, साइन, वो डिपेंड करता है उसके लेंस के प्रकृति पर, कि उत्तल लेंस है तो इसका फोकस दूरी प्लस में होगा, अवतल लेंस होगा तो इसका फोकस दूरी जो है क्या होगा, माइनस में होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे और एक चीज याद रखना है कि हमेशा फोकल जो लंबाई होती है वो हमेशा मीटर में लिया जाता है। किसमें लिया जाता है, मीटर में, तब जाके उसका जो रिजल्ट होगा वो डायोप्टर में उसका जो है क्या होगा, पावर निकलेगा। ठीक है, तो मीटर में तो दिया गया है नहीं यहाँ पे, तो 1/1 करेंगे। और उसके बाद एफ यानी कि फोकस दूरी जो यहाँ पे कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर में, तो 30/100 करके हम इसको मीटर में बदल लेंगे। तो 1/30/100 यानी कि एक जो है बट्टा, यानी कि एक जो है भाग, यानी कि एक जो है भिन्न के नीचे जो है और एक भिन्न रहता है, तो उसको क्या करते हैं, नीचे वाला भिन्न पलट जाता है, यानी उल्टा हो जाता है, इसका व्युत्क्रम हो जाता है और सिंबल जो है गुना में लिखा जाता है। इस यानी कि जो ये वाला जो बट्टा है उसके लिए गुना लिखेंगे, और यहाँ पे ये 30/100 था तो कितना हो जाएगा, 100/30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100/30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको काटेंगे तो कितना होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 10/3 करेंगे तो कितना होगा, 3.33 ऐसे आते जाएगा, यानी कि 3.33 डायोप्टर जो है इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो पावर हो जाएगा। ठीक है, इस उत्तल लेंस की जो है जिसकी फोकस लंबाई जो है कितनी है, 30 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समान जो है द्रव्यमान की वस्तुओं ए और जो है बी को क्रमशः एच और 3h ऊंचाई पर रखा जाता है, तो उनकी स्थितिज ऊर्जा का अनुपात यहाँ पे ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं क्या, स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, mgh होता है। इसका भी क्या होगा, mgh, और इधर भी क्या होगा, mgh होगा। तो यहाँ पे दोनों का द्रव्यमान क्या है, समान है, यानी कि यहाँ पे दोनों मास यहाँ पे कट जाएंगे। उसके बाद जी यहाँ पे इसका रेशियो निकालना है, तो यहाँ पे रेशियो का सिंबल लगा देंगे यहाँ पे। अब इसके बाद जो है जी का वैल्यू भी यहाँ पे दोनों में सेम ही रहेगा, तो जी का वैल्यू भी यहाँ पे कर देंगे। एच का वैल्यू यहाँ पे क्या है, पहले वाले केस में एच है और दूसरे वाले केस में कितना है, 3h है, यानी एच को हम 3 गुना कर देंगे, यानी 3h को कर देंगे। तो एच से एच कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 और यहाँ पे क्या बचा 3, यानी कि 1:3 का इसका रेशियो बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करना है जो दूसरे कॉलम की सामग्री के साथ जो है पहले कॉलम की उचित सामग्री का मेल कराता है। तो यहाँ पे दिया गया सबसे छोटा कण परमाणु है, तो ये जो है किसके द्वारा कहा गया था, महर्षि कणाद द्वारा। तो यानी कि इसका एक के साथ मिलान होगा, तो एक का जो है क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब बी के साथ किसका होगा, फिर सी के पास, और फिर उसके बाद डी के साथ में जो है कौन सा होगा मैच, इसके बाद लिखते जाएंगे। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण जो है ये किसके द्वारा, यानी बैलेंस जो है केमिकल इक्वेशन जो है ये किस कौन सा संरक्षण के नियम से हिसाब से जो है ये लिया गया है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी कि इसके साथ कौन हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि रासायनिक समीकरण में ना तो चेंजेस होता है कोई भी, यानी कि उत्पाद का जो द्रव्यमान है वो उसके जो है अभिकर्मक का द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो है बी का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सी का देखेंगे तो परमाणु ना तो निर्मित होता है, ना तो निर्मित किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये किसका नियम है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम आधार है ये डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था, परमाणु के द्रव्यमान के संरक्षण नियम, उस पर ये जो है उस पर आधारित है। ठीक है, यानी कि सी का 2 हो जाएगा। डी का देखेंगे तो स्थिर अनुपात का नियम, ये किस पर डिपेंड करता है, ये केवल जो है शुद्ध जो है रासायनिक यौगिकों के लिए लागू होता है, तो यानी कि 3 हो जाएगा इसका। तो यानी कि ए का 1 कहाँ पे दिख रहा है, ए का 1 यहाँ पे इसमें नहीं दिख रहा है। फिर जो है बी का 4 होगा, तो बी का 4 यहाँ पे किस में दिख रहा है, सिर्फ एक ही में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी पे, तो इसलिए ये दोनों भी कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जब कोई वस्तु बिना किसी जो है बाधा से या बाधा के गिरती है तो उसके रास्ते के किसी बिंदु पर उसकी डैश घट जाती है, तो क्या घट जाती है, उसकी स्थितिज ऊर्जा घट जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे निम्नलिखित में से गलत कथन का यहाँ पे चयन करना है, तो क्या है गलत, यहाँ पे कॉपर पायराइट CuFeS2 और जो है क्यूप्राइट दोनों क्या है, खनिज है। तो यहाँ पे इसका कहना क्या है, सही है। ठीक है, जस्ता मैग्नेटाइट जो है और चांदी धातु है, तो यहाँ पे ये मैग्नेटाइट जो है धातु नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे इसका कहना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तांबा, कैल्शियम और सोडियम ये सब धातु है। बक्साइट जो है ये बक्साइट का ये माना क्या है, Al2O3 एक क्या है, अयस्क है, ये भी सही है। तीनों यहाँ पे सही है, लेकिन बी वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि हमको गलत कथन का यहाँ पे चयन करने बोला गया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे
प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूटन किसका होता है? बल का एसआई मात्रक होता है। और जूल जो है कार्य का या ऊर्जा का, यहाँ पे क्या होता है? एसआई मात्रक होता है। कूलम किसका होता है? आवेश का जो है एसआई मात्रक होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा जो है मृत जीवी है? तो यहाँ पे मृत जीवी में कौन आता है? मशरूम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो जीव जो है मृत और सड़ने वाले पदार्थों से जो है पोषक तत्व लेते हैं उन्हें जो है सेप्रोट्रॉप्स कहा जाता है। और पोषण की इस प्रकार की सेप्रोट्रॉफिक जो है पोषण को जो है हम लोग या क्या बोलते हैं? मृत जीवी पोषण कहा जाता है। जैसे कि कवक हो गया, मशरूम हो गया, ये सभी जो है क्या होता है? मृत जीवी पोषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 4 केजी की एक वस्तु जो है क्षैतिज रूप से 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से घूम रही है और इसकी गति को जो 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए जो है इस वस्तु पर जो किए जाने वाले कार्य यानी कुल कार्य की जो मात्रा होगा उसको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पे एक चीज याद रखना है, एक पॉइंट, क्या पॉइंट याद रखना है कि क्षैतिज गति के कारण जो भी स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है? स्थिर रहती है, यानी अस्थायी बनी रहती है। ठीक है, लेकिन और उस पर क्या गया जो कार्य होता है वो किस पर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के कारण होता है। इस पर जो यहाँ पे कार्य होगा वो किसके कारण होगा? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के कारण होता है। तो हम लोग जानते हैं W बराबर क्या हो जाएगा? हाफ mv² होता है। तो इसमें mv² माइनस जो है हाफ mu², यानी कि पहले यहाँ पे कितना था और अभी जो है कितना है, यानी कि वो डिपेंड करता है। पहले का यहाँ पे क्या हो गया? पहले का गति यहाँ पे u इनिशियल वेग यहाँ पे, और इनिशियल यहाँ पे सॉरी फाइनल यहाँ पे v² है। ठीक है, तो यहाँ पे W बराबर यहाँ पे ये हो गया फॉर्मूला। फिर हाफ लिखेंगे, m की जगह पे कितना है? 4, और इंटू जो है या तो आप इसको जो है ब्रैकेट में भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों तो यहाँ पे m बराबर है, तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ m इंटू जो है v² माइनस u² के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? हाफ की जगह पे हाफ, m की जगह पे 4 हो जाएगा, और v² यानी कि v यहाँ पे फाइनल कितना है? 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100, और माइनस जो है u कितना है यहाँ पे फाइनल यानी जो प्रथम वेग कितना है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो यहाँ पे 2 गुना कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा, और 2 गुना 75 मतलब कितना हो गया? 150। तो 150 जूल का यहाँ पे वर्क होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा जो है न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स नियम के वर्गीकरण में जो है अंतिम तत्व है? तो अंतिम तत्व इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थोरियम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ऋणात्मक त्वरण जो है डैश के विपरीत दिशा में जो है होता है, तो ये किसके विपरीत दिशा में होता है? तो ये वेग के विपरीत दिशा में यानी वेलोसिटी के विपरीत दिशा में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे लाल चींटियों में जो निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो फार्मिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे उस धातु का नाम बताइए जिसे जो है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है NH4 होल टू SO4 जो है अणु इसमें जो है कितने परमाणु मौजूद होते हैं? कितने परमाणु मौजूद हैं? इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? NH4 होल ट्वाइस है, मतलब यहाँ पे एंड का 2 हो गया, H यहाँ पे 4 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा? 8 हो गया, और यहाँ पे S और उसके बाद 4 SO4। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है? 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 8 है, यहाँ पे सल्फर यहाँ पे कितना है? 1 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 4 है। तो टोटल कितना हो गया? 4 प्लस 1 प्लस यहाँ पे 8 कितना हो गया? 5 और 8 13, 2 15, यानी इसमें टोटल कितना हो गया? 15 हो गया, यानी 15 इसमें क्या है? परमाणु मौजूद है इस अणु में। ठीक है, इसके अणु में, एक अणु में जो है यहाँ पे कितना? 15 परमाणु मौजूद है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या जो है डैश के बराबर होती है। तो न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है किसके बराबर होती है? हो जाती है द्रव्यमान संख्या और जो परमाणु संख्या के अंतर के बराबर होगा, यानी द्रव्यमान संख्या को हम लोग ए से डिनोट करते हैं और परमाणु संख्या को जेड से, तो यानी कि ए माइनस जेड इसका जो है क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ए का यानी कि जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग होता है, और जेड जो है किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के बराबर होता है, यानी कि जो इसका परमाणु संख्या होता है प्रोटॉन के बराबर होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, सर्च लाइट का परावर्तक जो है क्या है? तो सर्च लाइट का जो परावर्तक है वो अवतल दर्पण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर में पानी मिलाने पर जो कौन सी गैस निकलती है? तो ब्लीचिंग पाउडर में पानी मिलाने पर क्लोरीन गैस निकलती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे समीकरण भी देख सकते हैं इसका कि CaOCl2 में यदि H2 जोड़ते हैं उसमें तो क्या बनता है? CaOH2 प्लस जो है क्लोरीन गैस यहाँ पे निकलता है। ठीक है, तो ये इसका
इक्वेशन हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 1 किलोवाट आवर जो है ये जो है कितने जूल के बराबर होता है। तो इसको आप निकाल भी सकते हैं कि 1 किलोवाट यानी कि 1000 जो है वाट इंटू जो है यहाँ पे आवर को यहाँ पे सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो एक आवर में जो है 3600 सेकंड होता है, क्योंकि वाट सेकंड में क्या होता है इसको हम लोग जूल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे इसको किलोवाट को वाट में चेंज कर दिए और यहाँ पे आवर को सेकंड में चेंज कर दिए, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना होगा 36 यहाँ पे, और टोटल उसके बाद कितना जीरो 5 जीरो, कितना जीरो 5 जीरो हो जाएगा। अब इसको जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे 3 पॉइंट लगा देंगे 3 के बाद, तो 6 इंटू जो है यहाँ पे कितना जीरो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 पॉइंट लगाए तो इसलिए एक एक्स्ट्रा लगेगा, 10 का पावर 6 से जूल हो जाएगा, यानी 3 पॉइंट जो है 10 टू द पावर 6 जो है जूल यहाँ पे इसका 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जो है जूल के बराबर होगा 1 किलोवाट आवर, जिसको हम लोग 1 यूनिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके डैश का जो है आवर्त फलन माना जाता है। तो मेंडलीव जो है उन्होंने जो है उसको क्या किसके रूप में बताया था, परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन के रूप में माना था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जो है शुद्ध पिघले हुए अयस्क से जो है उच्च जो है प्रतिक्रियाशील जो है वाली धातुएं निकाली जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न होता है, जिसमें जो है अलैंगिक प्रजनन डैश होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, क्या युग्मकों के केंद्रक जो है आपस में जुड़ते हैं, या नए जीव आनुवंशिक जो है रूप से अपने माता पिता के समान होते हैं, या संतान विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, या जो है यहाँ पे युग्मक जो है प्रजनन में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, युग्मक प्रजनन में उत्पन्न होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नए जीव आनुवंशिक जो है रूप से अपने माता पिता के समान होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे संवेग को जो है डैश के गुणनफल के रूप में माना जाता है। तो संवेग यानी कि पी, इसको डिनोट करते हैं पी से, तो पी बराबर क्या होता है एम भी, यानी कि द्रव्यमान को जो है उसके जो है वेग से गुना करने से क्या निकलता है, संवेग निकलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है फोकल लंबाई एफ यानी कि हवा में का जो है एक उत्तल दर्पण एक जो है तरल में जो है डुबाया जाता है, और इसका जो अपवर्तनांक कितना है 4/3 है। तो तरल में जो है दर्पण की फोकल लंबाई कितनी होगी, तो दर्पण की फोकल लंबाई में कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इसका अपवर्तनांक होता है अपवर्तनांक पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता फोकस लंबाई का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसका रीजन भी यहाँ पे देख सकते हैं क्यों होता है ऐसा, यानी कि क्या होता है कि दर्पण की फोकल लंबाई माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर नहीं करती है। ये क्या करता है, आपतित किरण और जो है परावर्तन कोण तब तक जो है समान रहेंगे जब तक कि डूबी हुई वस्तु क्या है लेंस न हो, लेंस होगा फिर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए फोकल लंबाई जो है एफ के समान ही रहेगा, यानी एफ ही रहेगा, जो पहले था वही रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे तो सबसे उपयुक्त विकल्प से जो है रिक्त स्थान को यहाँ पे भरना है कि जिन पौधों में विभाजित पादप शरीर जो है नहीं होता है वे क्या कहलाते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, थैलोफाइटा कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं। तो जिन पादपों में पूर्ण विभेदित जो है काय नहीं होता, यानी शरीर नहीं होता है वो उसका, यानी कि उसका जो काय नहीं होता है वो थैलोफाइटा समूह से संबंधित होते हैं। और दो जगत जो वर्गीकरण के अनुसार सभी जो है सेवाल, कवक और जो है प्रोक्रेटिक जो है प्रोक्रेट को जो है क्या बोलते हैं थैलोफाइटा में रखा गया है। ब्रायोफाइटा की बात करें तो ब्रायोफाइटा में विभिन्न मांस या जो है लीवर वर्ड शामिल होते हैं, जो आमतौर पर जो है पहाड़ियों में नम या आर्द्र जो है छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा जो होता है वो पादप जगत का जो उभयचर इसको कहते हैं। तो बोला जाएगा क्वेश्चन में कि पादप जगत का जो उभयचर किसको कहा जाता है, कौन सा ग्रुप को, तो ब्रायोफाइटा समूह को कहा जाता है, क्योंकि यह जो पादप जो है मृदा में रह सकते हैं लेकिन जो है लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में आगे। टेरिडोफाइटा, तो टेरिडोफाइटा में जो है अश्वपुच्छीय जो है और जो है फर्ण शामिल होते हैं इसमें। तो टेरिडोफाइटा का उपयोग जो है क्या होता है औषधीय प्रयोजनों के लिए और जो मृदा को जो है बांधने के लिए किया जाता है। इन्हें अक्सर जो है आभूषण के रूप में उगाया जाता है, आभूषण के लिए जो है इसको उगाया जाता है टेरिडोफाइटा को। क्रमिक रूप से जो है यह यानी वह जो है संबंध उत्तक रखने वाले पहले स्थलीय जो है पादप हैं, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, टेरिडोफाइटा जो है ठंडे, नम और छायादार स्थानों में पाए जाते हैं टेरिडोफाइटा भी। ठीक है, आवृत बीजी की बात करें तो आवृत बीजी जो क्या होता है कि बीजांड नग्न होते हैं, इसके जो बीजांड होते हैं वो क्या होता है नग्न रूप से खुले हुए रहते हैं।
तो आवृत बीजी या पुष्पी जो है पादपों को जो है परागन और जो है बीजांड विशेष संरचनाओं में विकसित होते हैं, जिन्हें जो है पुष्प कहा जाता है। ठीक है, आवृत बीजी में जो है बीज जो है क्या होते हैं, फलों से घिरे होते हैं और जो है आवृत बीजी आवासों की जो है एक विस्तृत श्रृंखला में पाए जाने वाले पादपों का जो एक असाधारण रूप से बड़ा समूह है। ठीक है, वह आकार में छोटे लगभग सूक्ष्म जो है वाल्फिया से लेकर जो है नीलगिरी यानी कि यूकेलिप्टस जो है कि ऊंचे जो है पेड़ों तक ये होते हैं, उतना तक ये हो सकता है। आकार में सबसे छोटा में क्या आता है, वल्फिया, और सबसे बड़ा में यूकेलिप्टस, ऊंचे जैसे उसके जैसे जो है पेड़ भी जो यहाँ पे होते हैं इस कैटेगरी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनवियर के नोट्स जो है सूक्ष्म छिद्र हैं जो डैश में पाए जाते हैं, तो ये किसमें पाए जाते हैं, माइलिन तंत्रिकाक्ष में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। जब एक सर्किट में जो है कई प्रतिरोधक जो है श्रृंखला में जुड़े होते हैं, तो धारा का मान क्या होता है, धारा का मान क्या होता है, कोई चेंजेस नहीं आएगा उसमें, वही रहेगा। ठीक है, तो सर्किट में जो है कई प्रतिरोधक श्रृंखला क्रम में जुड़ा रहेगा तो उसका धारा में मान जो है कोई चेंजेस नहीं आएगा, यानी रिमेन्स सेम। ठीक है, तो इसका ये लास्ट क्वेश्चन था। ये सीरीज जो है सेट नंबर 11 यहीं पे खत्म होता है। जितने भी सारे जो हम लोग RRB LP टेक्नीशियन 2018 में जितने भी सारे जो है यहाँ पे क्वेश्चन साइंस के थे वो सारे कवर कर चुके हैं हम लोग। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही मददगार होंगे जो आने वाले एग्जाम है LP का उसके लिए। तो दोस्तों बाकी सेट को आपने यदि नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है RRB LP जो है 2018 इस फॉर्म में, तो इसको आप जो यहाँ पे जाके सभी वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।